जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 को समझेंगे और यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में इससे सबसे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत शासन अधिनियम, चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। सबसे पहले भारत में उत्तरदायी सरकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। उस समय का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिनियम भी था यह। तो इसको समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था और इससे पहले 1919 के अंतर्गत यानी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो कई सुधार किए गए थे लेकिन वे पर्याप्त नहीं माने गए, जैसे साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और श्वेत पत्र जैसी घटनाओं के बाद ब्रिटिश संसद ने 1935 का यह अधिनियम पारित किया। तो और इसमें कुल धाराएं 321 और 10 अनुसूचियां थी। इसी के कारण इसे उस समय का सबसे लंबा संवैधानिक कानून माना जाता है। उत्तरदायी सरकार यानी ऐसी सरकार जो जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। तो चलते हैं अब इसकी विशेषताओं की ओर। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था जो कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें दोनों शामिल थीं। इसमें 3 अनुसूचियां थीं। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वह वायसराय के पास था। लेकिन यह संघ कभी लागू नहीं हो सका। यह अखिल भारतीय संघ कभी लागू नहीं हो सका। इसको हम समझते हैं। पहली बार पूरे भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की योजना बनाई गई। इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों को शामिल कर दिया। इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों को शामिल किया जाना था और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, जो कि संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय और राज्य सूची में प्रांतीय विषय और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिन पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखिएगा, जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं थे यानी अवशिष्ट शक्तियां उन्हें गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दे दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां यानी जो विषय किसी सूची में शामिल ना हो। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। यह अखिल भारतीय संघ यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी क्योंकि अधिकांश देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसलिए यह केवल कागजों तक ही सीमित रही। तो ध्यान रखिएगा, यह संघ कभी लागू नहीं हो सका। अगली विशेषताओं की ओर चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनोमी। इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान था और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ। गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और यह व्यवस्था 1937 में लागू हुई और 1939 में समाप्त भी हो गई। तो इस अधिनियम में क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। लेकिन तो इस अधिनियम में क्या था? इससे पहले का जो अधिनियम था 1919 के, उस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। इसलिए 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से द्वैध शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया
और अब प्रांतों को अपने विषय पर अधिक स्वतंत्रता दी गई। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। इसका अर्थ था कि प्रांत अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रशासन चला सकते थे। प्रांत अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रशासन चला सकते थे और जो गवर्नर को सामान्य परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होता था। इसी व्यवस्था के कारण प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई और यह व्यवस्था 1937 में लागू हुई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के साथ इसका प्रभाव समाप्त हो गया, यानी यह समाप्त हो गया। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान। और संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। और यह व्यवस्था लागू नहीं हुई। इसको हम समझते हैं। इस अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया, लेकिन वहीं केंद्र में पहली बार द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान किया गया। प्रांत में समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू करने का प्रावधान किया। संघीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में बांट दिया गया। लेकिन चूंकि अखिल भारतीय संघ ही अस्तित्व में नहीं आया, इसलिए केंद्र में द्वैत शासन जो था यह भी लागू नहीं हो सका। यानी केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान तो आया, संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, लेकिन यह द्वैत शासन लागू नहीं हो पाया। चलते हैं अगली विशेषता की ओर। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें वो कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। तो विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया इन 6 प्रांतों में। तो समझते हैं, इस अधिनियम ने पहली बार कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, यानी बाईकैमरल लेजिस्लेचर लागू किया। द्विसदनीय का अर्थ है एक ही विधानमंडल में 2 सदन होना, यानी पहला सदन विधानसभा यानी लोअर हाउस और दूसरा सदन विधान परिषद यानी अपर हाउस। तो यह व्यवस्था पूरे भारत में नहीं बल्कि 6 प्रांतों में बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में लागू हुआ। हालांकि इन विधानमंडलों की शक्तियां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने इन पर कई प्रकार के नियंत्रण और प्रतिबंध बनाए रखे थे। तो आप जरूर समझ गए होंगे। तो ये है हमारी अगली विशेषता, आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई और महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, श्रमिकों को भी विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी इस अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य निर्वाचन समझिएगा, इस अधिनियम के तहत पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ सीट आरक्षित की गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई है। यहाँ पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया है, बल्कि सामान्य व्यवस्था के भीतर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही महिलाओं और श्रमिकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि विभिन्न वर्गों की भागीदारी विधानमंडलों में बढ़ सके। तो यह व्यवस्था आगे चलकर भारतीय संविधान में आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि भी बनती है। अगली विशेषता हमारी है भारत परिषद समाप्त। यानी जो 1858 की जो अधिनियम में भारतीय परिषद बनाई गई थी, तो इस अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यानी 1935 के अधिनियम द्वारा यह समाप्त हो गई और भारत सचिव को सलाहकार टीम की
व्यवस्था की गई, भारत सचिव के लिए सलाहकारों की टीम की व्यवस्था की गई। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहले 1858 के अधिनियम में एक परिषद बनाई गई थी, भारत परिषद जो बनाई गई थी, उसको इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और अब भारत सचिव को सलाह देने के लिए नई सलाहकार व्यवस्था बनाई गई। और दूसरी विशेषता क्या थी, मताधिकार का विस्तार, यानी लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार। अब इसको समझते हैं कि इस अधिनियम ने यह बड़ा परिवर्तन था, लगभग यानी मताधिकार का विस्तार हुआ, यानी मताधिकार का विस्तार हुआ। पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1935 के अधिनियम ने, इस अधिनियम ने इसे बढ़ाकर लगभग 10% जनसंख्या तक पहुंचा दिया। पहले इतने भी नहीं थे, लेकिन अब 10% जनसंख्या तक पहुंचा दिया। फिर भी यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी सभी को वोट देने का राइट नहीं था। तो इस अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मतदान देने का अधिकार। अगली विशेषता की ओर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान था इसमें, और मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण। इस विशेषता को देखते हैं, यह व्यवस्था आज भी दिखाई देता है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना का प्रावधान किया गया। RBI का मुख्य कार्य देश की मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित करना और बैंक का नियमन करना तथा देश की साख और वित्तीय व्यवस्था को स्थिर रखना। साख यानी आर्थिक विश्वसनीयता। तो इसमें क्या था, RBI का मुख्य कार्य था देश की मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित करना, बैंकों का नियमन करना और देश की साख और वित्तीय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना। आज भी RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और अर्थव्यवस्था में प्रमुख या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगली विशेषता की ओर, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान। समझते हैं इसको। इस अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों की निष्पक्ष भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था को मजबूत बनाया। इस अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों के निष्पक्ष भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था को मजबूत बनाया और इसके अंतर्गत केवल संघीय लोक सेवा आयोग ही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनाने का भी प्रावधान किया गया। यदि 2 या 2 से अधिक, समझिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक प्रांत चाहे तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते थे। जैसे कि आज हमारे संविधान में UPSC और स्टेट PCS की जो व्यवस्था है उसकी पृष्ठभूमि हमें इसी अधिनियम में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है और जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी है। चलते हैं अगली विशेषता की ओर, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसके तहत, इस अधिनियम के तहत, और केंद्र और प्रांतों के विवादों का निपटारा करता था, जो कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। तो इसको समझते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में पहली बार भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्य था केंद्र और प्रांतों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करना तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई करना। ध्यान रखिए, उस समय भी अंतिम अपील इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में ही की जा सकती थी, इसलिए संघीय न्यायालय पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसी संघीय न्यायालय का स्थान भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने लिया।
अगली विशेषता क्या है? वर्मा को भारत से अलग किया गया और उड़ीसा एवं सिंध प्रांत बनाए गए। तो इसमें दो विशेषता देखते हैं। पहला, इस अधिनियम के माध्यम से वर्मा यानी आज का वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग कर दिया गया। इसके बाद वर्मा का प्रशासन भारत से स्वतंत्र रूप से चलाया जाने लगा। और दूसरा, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, दूसरी विशेषता, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। ध्यान रखिए, इससे पहले सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और जबकि उड़ीसा बिहार के साथ संयुक्त प्रशासन में था। उड़ीसा बिहार के साथ संयुक्त प्रशासन में था। अगली विशेषता, अल्पसंख्यकों के लिए हितों की सुरक्षा और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। तो इस अधिनियम के माध्यम से अल्पसंख्यकों यानी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि उन्हें शासन व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व और संरक्षण मिल सके। इसके साथ ही रेलवे के बेहतरीन संचालन और प्रशासन के लिए, रेलवे के बेहतरीन संचालन और प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण यानी फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाने का भी प्रावधान किया गया। रेलवे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की रीढ़ मानी जाती थी, इसीलिए उसके लिए अलग प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। प्राधिकरण मतलब किसी कार्य के संचालन के लिए बनाई गई संस्था। तो ये थी विशेषता, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा और रेलवे के बेहतर संचालन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब हम लोग अगली विशेषता की ओर चलते हैं। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जो कि महासंघ एवं प्रांतों के लेखों की जांच करते थे और सरकारी आय और व्यय की परीक्षण भी करते थे। तो इस अधिनियम के तहत 1935 के इस अधिनियम में भारत के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य जो था, यानी महालेखा परीक्षक का कार्य केंद्र और प्रांतों के सरकारी खातों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो आज हमारे संविधान में इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद भी बनाया गया, जिसे आज का सर्वोच्च लेखा परीक्षक माना जाता है। तो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और इनका मुख्य कार्य प्रांतों के लेखों की जांच, सरकारी आय और व्यय का परीक्षण। अब हम समझते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, प्रीवियस एक्ट कंपैरिजन, यानी इस अधिनियम को कुछ पुराने अधिनियम से कंपैरिजन करके समझते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इसी पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान लाया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हुई। इसको हम समझते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था असफल रही। इसलिए 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया और वहीं प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी। वहीं दूसरी ओर 1935 के अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान किया। यानी जो 1935 का अधिनियम था, इसने प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त किया और केंद्रों में द्वैत शासन का प्रावधान किया। तो दोस्तों, आज हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को अच्छी तरह से समझा
और यदि लेक्चर आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को ज़रूर साझा करें। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।